Hello students, myself Vijay Srivastav. वेलकम टू विजय स्टडी बे क्लासेस। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो शुरुआत मैं करूंगी इंट्रोडक्शन से एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने मतलब जो नेशनलिज्म जो इंडिया में था उस पे उसका क्या इफेक्ट था, क्या रोल था। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या था कि इंडिया आइडिया ऑफ नेशन स्टेट आया। तो ये कहाँ से आया, जैसे कि हम लोगों ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, जो नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा, तो उसमें फाइनल रिजल्ट क्या आया था, उसमें फाइनल रिजल्ट आया था कि हमें नेशन स्टेट मिला था। ठीक है। तो ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट तो पता चल गया कहाँ से आया, ये आया हमारे फर्स्ट चैप्टर से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब आप सोचेंगे कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो जब आप आज इंडिया को देखते हो तो आपकी इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट दिखता है। ठीक है। आपको इंडिया कैसा दिखता है, एक पॉलिटिकल यूनिट। पॉलिटिकल यूनिट मीन्स इंडिया की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, वहाँ के लोग अपने आप को इंडियंस बोलते हैं। तो ये एक नेशन स्टेट्स का आइडिया हो गया। ठीक है। और इंडिया की तरह और भी कई सारे कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेशन स्टेट्स। ठीक है। और जब नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे तो उसका टाइम पीरियड कौन सा हुआ करता था, जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, आजादी से पहले का हुआ करता था, जब राजा महाराजा ये लोग शासन करते थे, कोई लॉ या कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, मॉडर्न नेशनलिज्म वाज associated with the formation of नेशन स्टेट्स। ठीक है। तो मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट से। ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। जब ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंट्रोडक्शन है जो सेकंड चैप्टर का, जब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर की बात करते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनिफिकेशन पढ़ा था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ब्रिटेन पढ़ा था। तो यूनिफिकेशन और कलेक्टिव आइडेंटिटी जो थी, ठीक है, ये इसकी वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती थी अमंग पीपल, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता था। ठीक है। जैसे जैसे डेमोक्रेटिक आइडियाज, नेशनलिज्म फीलिंग आते गए लोगों में, नेशन स्टेट्स के फॉर्मेशन होने लगे। ठीक है। लोगों में ऐसी फीलिंग्स आने लगी, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक आइडियाज, नेशनलिज्म जो फीलिंग्स है वो लोगों में आने लगे, वैसे वैसे नेशन स्टेट्स के फॉर्मेशन होने लगे, देश बनते चले गए। जैसे आज हम देख सकते हैं जो अलग अलग देश है, स्टेट्स हैं, तो ये किन की वजह से हुआ, ये हुआ नेशनलिज्म फीलिंग से, डेमोक्रेटिक आइडियाज से। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आई, तो आई कहाँ से, तो चलिए पढ़ते हैं। अब नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, तो हम अलग अलग सिंबल्स लाते हैं। ठीक है। जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, ओथ हो गया। ठीक है। जो नेशनल ओथ होता है, नेशनल एंथम को जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल ओथ है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी हमारी जो नेशनलिज्म की, राष्ट्रीयता की जो भावना है, इसको बढ़ाती हैं। ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे हमें अपने नेशनल फ्लैग से कितना ज्यादा प्यार है, कहीं पे जब जनगण मन होता है तो हम कहीं भी है, उठ के खड़े होके उसका सम्मान करते हैं। ठीक है। इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, ये सारी चीजें तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन इंडिया लाइक मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है।
तो इंडिया में भी क्या था, इंडिया में भी जैसे अलग अलग कॉलोनीज थे। अभी मैं बताऊंगी कि कॉलोनी क्या होते हैं, कॉलोनाइजेशन क्या होते हैं और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है। तो जो इंडिया भी था, जो और भी ज्यादा जो कॉलोनीज थे, उसी तरह जो इंडिया का जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, वो एंटी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है देखते हैं। सबसे पहले तो अदर कॉलोनीज कौन कौन सी हो गई। अदर कॉलोनीज जो हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज थे एक दूसरे पे जबरदस्ती रूल करना चाहते थे, तो वो अलग अलग जो कंट्रीज थे उनको नाम दिया गया है कॉलोनीज। और कोलोनाइजेशन क्या होता है, जब एक कंट्री को कोई दूसरी कंट्री रूल करती है तो उसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन। ठीक है। जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले, या जो नेशनलिज्म जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इससे पहले जो हुआ करता था, उसको बोलते थे कोलोनाइजेशन। अब टर्म आता है हमारे पास एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम इंडियंस को आजादी से पहले सप्रेस्ड होना पड़ता था, ब्रिटिशर्स का गुलाम होना पड़ता था, तो सभी लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी। तो नेशनलिज्म को लाने के लिए, इंडिपेंडेंट को पाने के लिए जो मूवमेंट्स या एक्ट करते थे, तो वो उसको कहते थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब जो कॉलोनीज हमारे ऊपर रूल करना चाहती थी, हमें सताना चाहते थे, हमें गुलाम बनाना चाहते थे, और हम उनके अगेंस्ट खड़े होके आवाज उठाते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, रेवोल्यूशंस करते थे, जो एक्ट करते थे। ठीक है। तो उस मूवमेंट को क्या कहते थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से आज जो हम आजाद है, हमारा देश आजाद है, तो इसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो लोग करते थे, ऐसा कहते थे कि अब अन्याय बहुत हुआ, अब हम अन्याय नहीं सहेंगे, और उसके खिलाफ लोग जो थे वो मूवमेंट करते थे, रेवोल्यूशंस करते थे, विद्रोह करते थे। तो इस तरीके से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इसको बोलते हैं। आई आई होप आप लोगों को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में बाई चांस अगर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में आपको लिख आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आई होप आप इसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। और एक जरूरी बात, इस लेसन से ना एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, आप लिख कर रख लो। और सबसे बड़ी बात है इसका कि जो कॉन्सेप्ट है ना, हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, जैसे हम लोग अभी क्या है, हम लोग अपने जो फोर फादर्स होते थे, जो एंसेस्टर्स होते थे, उनकी कहानियां सुनते तो कितना इंटरेस्ट आता है, उसी तरीके से ये भी हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है। आज जो हम यहाँ पे आजाद देश में है, ठीक है, तो हर इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी है, एक जैसे कल्चर है, हम लोग खुशी हंसी खुशी रहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सब चीजें कैसे हुई, कैसे वे लोग, मतलब आज हम लोग इतने सुख शांति से रहते हैं, तो वो कैसे हुई। इससे पहले बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी लोगों ने, ठीक है, बहुत वॉर्स हुए थे। इसकी वजह से आज हम आजाद यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट समझ गए। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हर एक मतलब एक ग्रुप होते थे अलग अलग लोगों के उस समय। जरूरी नहीं कि सबका एक ही रीजन हो, सबके अलग अलग नोशन, अलग अलग रीजंस हो सकते थे आजादी के लिए। ठीक है, डिफरेंट हो सकते थे, बट सबको क्या था, सबको था कि हमें आजादी चाहिए थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी आए, ठीक है, और उन्होंने हर तरह के सेक्शंस और क्लास के जो पीपल को एक साथ लाया। उन्होंने बताया, आगे हम इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आपको। ठीक है। तो महात्मा गांधी आए, उन्होंने हर तरह के पीपल को, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी सेक्शन के, अपर क्लास लोअर क्लास, ठीक है, सबको एक साथ लाए। उन्होंने बताया कि हम सबका जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का जो रीजन है वो कौन है, वो है ब्रिटिशर्स, जो हम पे
रूल कर रहे हैं, हम सबके जो प्रॉब्लम्स है उसका एक ही रीजन है, ब्रिटिशर्स। तो उन्हें यहाँ से कैसे भगाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर in 1914 to 1918 created a new political and economic situation। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था फ्रॉम 1914 टू 1918, इसने एक नया राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति को पैदा कर दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे देश में लड़ा नहीं गया था, बट हमारे देश पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, आजादी की जो चाह थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इंडिया, नेक्स्ट क्या है, इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वॉर पीरियड, ठीक है। तो इंडिया पर इम्पैक्ट कैसे हुआ, आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। वैसे तो हम ये वीडियो जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम रिवीजन का एक वीडियो बनाएंगे ही, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे देश में नई आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर आया या डेवलप हुआ था, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम फर्स्ट है वो क्या है, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो बहुत ही ज्यादा हो गया था। हमारा नहीं, ब्रिटिशर्स का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स को क्या हम जो लड़ाई लड़नी थी, जो वॉर चल रहा था, ब्रिटिशर्स जो इसमें लड़ रहे थे अदर कंट्रीज से, तो उनको क्या था, उनको टूल्स के लिए और जो औजारें होती थी उनके लिए उसको मनी चाहिए होता था, पैसे चाहिए होता था। तो वो कैसे लेता था, उसने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया, हमारे पर, इंडियंस पर टैक्सेस को बढ़ा दिया। और फिर जो इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी, और ब्रिटिशर्स इस तरह से इंडियंस के मनी को अपनी वॉर के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या आई, प्राइसेस इंक्रीज थ्रू द वॉर ईयर्स, ठीक है। जब उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, और जो सेकेंड प्रॉब्लम आई फिर उसकी वजह से क्या आई कि जो प्राइसेस थे इसेंशियल कमोडिटीज के, जो इसेंशियल गुड्स थे जो हम खाते थे, पहनते थे, जो डेली लाइफ में यूज करते थे, उसकी भी प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स हमारे पर रूल करते थे, तो जो इसेंशियल गुड्स थे जो 20 रुपए के होने चाहिए थे, उसने 50 के कर दिए। ब्रिटिशर्स ने तो इस तरह जितने भी इसेंशियल गुड्स थे 1913 टू 1918 के बीच सभी के रेट ऑलमोस्ट, जो प्राइस थे ऑलमोस्ट डबल हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल थे उन्हें जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई होने लगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम जो इंडिया को फेस करनी पड़ी वो थी फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस प्रॉब्लम में क्या हुआ समझते हैं कि जब ब्रिटिशर्स के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे लड़ाई हो रही थी, तो उसको क्या चाहिए थे, उसको सोल्जर्स चाहिए थे, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर चाहिए थे, ज्यादा संख्या में सोल्जर चाहिए थे। तो उसने देखा कि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, तो वो आया और हमारे इंडिया के से जो कुछ लोग थे उनको फोर्सली लेके गया एज अ सोल्जर लड़ाई में
लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो ज्यादातर लोग कहाँ से लेता था, वो रूरल एरियाज के जो लोग थे उनको फोर्सिबली लेके गया वहां लड़ाई करने के लिए एज अ सोल्जर। फिर क्या हुआ कि अ, और उसको क्या बोलता था, उनको बोलता था कि जबरदस्ती ब्रिटेन की आर्मी ज्वाइन करो और वॉर में हमारे साथ लड़ो। बट इंडियंस नहीं जाना चाहते थे, तो इंडियंस में वाइड स्प्रेड एंगर कॉज हो गया, ठीक है। जब हद से ज्यादा किसी को सताते हैं तो वो क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है कि विरोध करेगा, ठीक है। तो जब इंडियंस बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए ब्रिटिशर्स के अत्याचार से, तो उन लोगों में चारों तरफ क्या हो गया, आक्रोश फैल गया, ऐसा कह सकते हैं कि आक्रोश फैल गया। वो बहुत ही ज्यादा वो लोग गुस्से में हो गए कि अब बस अब अन्याय नहीं हो सकता हमारे ऊपर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस तरीके से भी जो इंडियन पीपल थे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती गई। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या प्रॉब्लम आई, ड्यूरिंग 1918 टू 19 एंड 1920 टू 21 क्रॉप्स फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले से तो प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी, इंडियंस जो झेल रहे थे, ब्रिटिशर्स जो उन पे अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद नेचर भी उस टाइम इंडियन से नाराज था, और क्या हुआ, जितनी भी फसल थी वो खराब हो गई। खराब होने की वजह से, फसल खराब होने की वजह से खाने में, लोगों के खाने में कमी हो गई थी। और ब्रिटिशर्स जो थोड़ा बहुत हमारे पास होता था, इंडियंस के पास होता था, वो भी वो छीन कर ले जाता था। तो इससे भी इंडियंस और नाराज हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके बाद एक और आपदा आ गई, जो कि क्या थी, उस समय एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी उसी समय आ गई थी, ठीक है। एक टाइप की महामारी थी जिसमें बुखार जो होता था, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती थी, और जिससे लोग जो थे वो महामारी से भी मरने लगे थे और भूख से तो मर ही रहे थे, ठीक है। तो एक साथ दो दो विपदा आ गई थी लोगों पे, और उस समय करीब करीब 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वो मर गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर से सताए गए थे, ठीक है। और तो क्या हुआ, फिर इसके बावजूद भी जो इंडियंस थे उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती गई, ठीक है। इस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी आजादी की लड़ाई में। ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता, ना ब्रिटिशर्स इतना अत्याचार करते इंडियंस में, ना इतनी ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, hardships did not end after the वॉर वॉज ओवर। अभी भी जो इंडियंस का जो मुश्किलें थी वो वॉर के बाद भी कम नहीं हुई थी, ठीक है। तो आजादी के लिए हम संघर्ष तो कर ही रहे थे काफी टाइम से, बट हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। जो इंडियंस थे वो आजादी के लिए क्या कर रहे थे, आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, बट सक्सेस नहीं हो पा रहे। सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो उनको जो जरूरत थी वो थी एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे और सच्चे नेता की, जो उनकी आजादी की लड़ाई में उसको उनको मॉरली सपोर्ट करे और फिजिकली सपोर्ट करे, ठीक है। उनको लोगों को ऐसा लीडर चाहिए था, ठीक है, जो जिससे जो आजादी की जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो। तो क्या हुआ, तो इसमें हमारे एक लीडर आए जो कि महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी एज अ लीडर आए इंडियंस के पास, और उनका एक अपना यूनिक आइडिया था, ठीक है। वो एक यूनिक आइडिया के साथ आए कि हम इस आजादी की लड़ाई में कैसे जीत सकते हैं। तो वो आइडिया था सत्याग्रह का, ठीक है। तो जो सत्याग्रह का आइडिया था वो एक महात्मा गांधी का यूनिक आइडिया था, इसको आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए और उसको जीतने के लिए। तो सत्याग्रह का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।